बच्चों, आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स का एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बल क्या है तथा न्यूटन के गति का नियम क्या है। क्या चैप्टर का नाम है बच्चे, बोलो। बल तथा न्यूटन का गति का नियम। तो न्यूटन के गति के नियम को हम पढ़ेंगे। इस न्यूटन का गति नियम इसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बल। तो हम जानते हैं कि बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोर्स। तो पढ़ोगे तुम लोग कि बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति को बदल देता है, या बदलने की कोशिश करता है, अब इसे समझो, तुम लोग सिर्फ समझोगे। बल क्या है बच्चे? तो बल वह भौतिक कारक है। मानो कि यदि किसी वस्तु को हमें उठाना है तो हम उसमें बल जब लगाएंगे तभी वह वस्तु क्या करेगा? उठेगा। मान लो कि ये एक सरफेस है। इस सरफेस पे हमने एक यहाँ पे कोई लोहे का चीज़ यहाँ पे रख दिया और हम इधर से इसमें फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं जी? फोर्स लगा रहे हैं। तो जब फोर्स इस पे लगाएंगे, इसको धक्का दे रहे हैं, देख रहे हो तुम लोग, धक्का दे रहे हैं, तो या तो बहुत भारी नहीं है ये, तो ये यहाँ से खिसक कर इस साइड में जाके यहाँ बढ़ जाएगा। आ रहा समझ में? यस। और अगर बहुत भारी है तो ये हटेगा नहीं, लेकिन जिस बल से हम उसे उस जगह से हटाते हैं, इसके स्थिति को मान लो कि ए जगह से बदल कर हम कहाँ भेज देते हैं? बी जगह पे भेज देते हैं। या अगर हट नहीं पाता है तो बदलने की कोशिश करते हैं। तो उस लगने वाले भौतिक कारक को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। समझ में आया बच्चे? यस। यदि दीवार है, दीवार पे हम धक्का मार रहे हैं और दीवार एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं पा रहा है, फिर भी हम जो उसमें बदलने की उसकी स्थिति को कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। मान लो कि अगर कोई भी चीज़ है और हम उसको उठाते हैं या उसको हम एक जगह से दूसरी जगह हटाते हैं, तो उसमें जिस भौतिक कारक के द्वारा हम उसकी स्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे बच्चे। तो चलो, तो अब फिर आगे समझेंगे कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को हम फोर्स कहते हैं, द्रव्यमान को हम मास कहते हैं और त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं। मेरे साथ बोलो, बल को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फोर्स। द्रव्यमान को क्या बोलेंगे? मास। और त्वरण को बोलते हैं एक्सीलरेशन। इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं कि जैसे मान लो कि ये बल हो गया, फोर्स हो गया, तो फोर्स को हम F से सूचित करेंगे और मास को M से सूचित करते हैं हम लोग, और एक्सीलरेशन को हम A से सूचित करते हैं। तो F बराबर होता है ma। क्या होता है? ma। मतलब बल बराबर F इक्वल टू M इंटू A। एम क्या होता है? द्रव्यमान होता है। आ रहा समझ में ना? कोई वस्तु कितना केजी का है, कितना भारी है, ये उसका क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। और एक्सीलरेशन क्या होता है जी? माने प्रत्येक सेकंड में जो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं या त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चे? एक साथ एक बार और बोलो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। हिंदी में बोलेंगे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। सिंबल में पूछेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला और एफ ऑफ एफ, तो बोलेंगे एफ इज इक्वल टू ma।
MA अच्छा, हम पूछेंगे बल का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन। न्यूटन होता है। तुम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना? यस काफी सर। इंपॉर्टेंट पूछता है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन होता है। अतः यह एक सदिश राशि है बच्चे। कौन सी राशि है ये? ये सदिश राशि। सदिश राशि होती है जिसमें एक दिशा में होती है। जब भी हम बल लगाएंगे किसी वस्तु पे, जैसे मान लो कि ये गोला हो गया, इस पर हम बल इधर से लगा रहे हैं, देख रहे हो? या जब जाएगा एक निश्चित दिशा में जा रहा है, ये जाएगा ना जी? यस। तो जब निश्चित दिशा में जब कोई वस्तु जाता है तो उसे हम सदिश कहते हैं। क्या बोलेंगे? सदिश। तो बल कौन सी राशि होती है बच्चे? सदिश। और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है बच्चे? डाइन। याद रखेंगे। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। तो ये सीजीएस मात्रक डाइन और एसआई मात्रक उसका न्यूटन होता है। ये दोनों याद रखोगे बच्चे। यस। अब इसमें क्या संबंध होता है यहाँ हम देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझते चलो सभी। अब इसमें हम समझ रहे हैं, ये देख लो बच्चे, हम पहले पेज ला दें। हम लोग पढ़ लिए थे यहाँ तक, ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दो कि 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर -5 डाइन। 10 का पावर -5 डाइन। याद रखेंगे 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर -5 डाइन। डाइन होता है बच्चे, ठीक है ना? और याद रखेंगे 1 डाइन बराबर 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 मीटर होता है। 10 के पावर मीटर, ठीक है ना? पूरा साफ साफ बोलोगे बच्चे। चलो बोलो, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 का पावर -5 डाइन। बहुत बढ़िया। और 1 डाइन बराबर क्या होता है बच्चे? 10 का पावर -5 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता ही नहीं चलता है कि तुम लोग 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे हो। तुम लोग बहुत जीनियस बच्चे हो बच्चे। तो अभी तक जो हम लोग जो सीखे हैं उसमें नोट में हम पढ़ेंगे। नोट में हम पढ़ रहे हैं पहले नंबर में कि संवेग को इंग्लिश में हम मोमेंटम कहते हैं। संवेग को क्या कहते हैं जी? मोमेंटम। तो संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। बोलो, संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं जी? आवेग। और संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। याद रखेंगे। बोलो, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? बल। और संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग। संवेग का मतलब मोमेंटम। संवेग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोमेंटम। और आवेग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इम्पल्स। 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 ये संवेग और आवेग भी आगे मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ बच्चा। तो हम लोग इससे पढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट नंबर में समझो कि संवेग किसे कहते हैं। बार बार हम पढ़ रहे हैं संवेग, माने संवेग क्या है, मोमेंटम क्या है। यदि कोई पूछता है कि मोमेंटम क्या है या संवेग क्या है, तो संवेग की परिभाषा हम देंगे बच्चे कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। याद रखो, मेरे साथ बोलो, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे हम लोग कि द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। और वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और संवेग को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो इसको हम संक्षिप्त में लिखेंगे कि द्रव्यमान अर्थात मास तथा, बोलो, मास तथा वेलोसिटी के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम तुम लोग पूरा लिख लोगे बच्चे, ठीक है ना? फिर से देखो, या तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे, इंग्लिश में बोलना होगा तो बोलेंगे मास तथा वेलोसिटी के मल्टीप्लाई को मोमेंटम कहेंगे। याद रहेगा बच्चे? फिर से एक बार मेरे साथ बोलो कि संवेग किसे कहते हैं।
इसे समझो कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बोलो बच्चों। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब इसे समझो कि संवेग पढ़ने से क्या फायदा है बच्चे। यदि किसी वस्तु का संवेग हमें ज्ञात करना हो तो द्रव्यमान और वेग का हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे समझो, यहाँ मैंने नीचे समझाया है खूब बढ़िया। किसी वस्तु के वेग को बढ़ा दिया जाए तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। वस्तु के वेग को बढ़ाने पर द्रव्यमान क्या हो जाता है जी? बढ़ जाता है। मानो किसी बच्चे को थप्पड़ मारना है तो थप्पड़ हम जैसे वेग धीरे से ले जाएंगे, उसके गाल पे अगर चाटा मारेंगे धीरे से तो उसको चोट लगेगा बच्चों? नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर थप्पड़ का वेग हम बढ़ा दें, वेग क्या करें? बढ़ा देंगे, तब बोलो उससे चोट ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? बहुत ज्यादा। वैसे ही इसमें देखो, जिसमें कहता है कि किसी वस्तु के वेग को बढ़ा दिया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है। माने हाथ से जब हम किसी के गाल पे मारते हैं, वेग अगर कम कर दे, धीरे से मारेंगे, वेग कम करके मारेंगे तो द्रव्यमान माने चोट कम लगेगा। ठीक है ना जी? वही काफ़ी तेजी में अगर हम थप्पड़ को घुमा के अगर किसी को मारेंगे तो चोट क्या लगता है? बहुत ज्यादा लग जाता है बच्चे। वैसे ही देखो, जैसे बहुत बड़े हाथी को बहुत छोटी से बुलेट से जब हम मारते हैं, माने गोली से मारते हैं, तो हाथी मर जाता है। जानते हो क्यों बच्चे? दरअसल गोली बहुत छोटा होता है, लेकिन जब उसको काफ़ी ज़्यादा वेग दे दिया जाता है, स्पीड काफ़ी अधिक जब देने उसमें, वेलोसिटी काफ़ी अधिक हो जाएगी उसमें, आ रहा समझ में ना? तो उससे बहुत ज़्यादा बल लगता है। अर्थात बंदूक की गोली से जब कोई चीज़ निकलता है बच्चे तो वह काफ़ी तेज़ निकलता है, और तेज़ निकलने के कारण छोटे से वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत? फिर से समझो, यदि किसी बच्चे को एक छोटा सा गेंद ले लो और तुम उसको कम वेग के साथ धीरे से मारो, वेग अगर उसका कम है तो समझ लो कि उसको द्रव्यमान उसका क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर उसका वेग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, काफ़ी तेज़ी से अगर उस बॉल को फेंका जाए, तब चोट क्या होता है बच्चे? बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरीके से संवेग क्या है पूछा जाएगा, बता सकते हो बच्चे? तो इसी तरीके से इसमें हमने लिखा है बच्चे, ध्यान से समझो कि बुलेट से जब हम हाथी को मारते हैं तो हाथी क्या होता है? मर जाता है बच्चे। दरअसल गोली बहुत छोटा होता है, लेकिन जब उसको काफ़ी ज़्यादा वेग दे दिया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा बल लगता है। इतना समझ गए बच्चे? चलो बच्चे, तो इस तरीके से हम संवेग समझ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को बच्चे? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। बोलो बच्चों। संवेग गुणे द्रव्यमान इंटू वेग। हाँ, माने मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। याद रखोगे तुम लोग? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। याद रखेंगे हम लोग। अब हम वो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है बच्चे। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के बारे में तुम्हें पता है बच्चे? हु इज न्यूटन? कैन यू टेल मी हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? आइजैक न्यूटन। ये वही सर आइजैक न्यूटन है बच्चे, जिन्होंने गति से संबंधित 3 नियम दिया। कितना नियम दिया? 3 नियम दिया। आ जाओ आर्यन बेटा, तुम भी बैठ जाओ और तुम भी समझो। तो न्यूटन, एक बार न्यूटन एक बाग में बैठे हुए थे बच्चों, तब तक ऊपर से एक एप्पल गिरा। एप्पल गिरा तो नीचे गिरा तो आइजैक न्यूटन, देख लो ये पेड़ है बच्चे, इस पेड़ के नीचे यहाँ पे ये बाबा ये बैठे हुए थे, न्यूटन बैठे हुए थे, और तब इस पर से एक एप्पल नीचे ज़मीन पे गिरा। ये सोचने लगे क्या, आखिर ये एप्पल गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया? आ रहा है समझ में बच्चों? ग्रेविटी के कारण। तब उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि हो न हो पृथ्वी के अंदर ज़रूर कोई चुंबकीय पावर है, तभी यह किसी वस्तु को अपने तरफ क्या करता है? खींचता है। तो पृथ्वी के किसी वस्तु को अपने तरफ खींचने के गुण को उन्होंने बोला कि चुंबकीय शक्ति के कारण
ये खींचा। तब तो बच्चों तुम्हें पता है आइजक न्यूटन जो है वो महान वैज्ञानिक हो गए और उन्होंने गति से संबंधित 3 नियम दिए। गति से संबंधित कितने नियम है बच्चे? 3। तो बार बार पूछता है कि परीक्षा में कि गति से संबंधित न्यूटन ने कितने नियम दिया? 3। तीनों नियम हमें याद करना है बच्चे। और तुम्हें पता है कि न्यूटन के तीनों नियमों की चर्चा किस पुस्तक में की गई है? प्रिंसिपिया। कौन सी पुस्तक? प्रिंसिपिया। उन्होंने प्रिंसिपिया नामक एक पुस्तक लिखा और उन्होंने बताया कि न्यूटन ने बताया कि गति के मुख्यतः 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चे? 3। तो वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि न्यूटन के गति के नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? न्यूटन के गति का नियम। तो हम इस क्लास में पहला नियम बताएंगे, अगले क्लास में दूसरा नियम और उसके अगले क्लास में तीसरा नियम। पहला नियम ठीक से समझ जाओगे बच्चे? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलो, सर आइजक न्यूटन ने माने गति से संबंधित, यहाँ ने रहेगा बच्चे, गति से संबंधित 3 नियम दिया। पूछता है कि गति से संबंधित 3 नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया बच्चे, ठीक है ना। जिसे न्यूटन का गति का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? न्यूटन का गति का नियम। न्यूटन का गति का नियम कहते हैं बच्चे। तो गति का प्रथम नियम क्या है ये सब हम पहले जानेंगे। क्या जानेंगे बच्चे? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम कहता है बच्चे कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में गति की अवस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। समझ में आया बच्चे तुम्हें? यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। कहने का मतलब है, तो बढ़िया समझो कि कोई भी वस्तु, मेरे साथ बोलो, कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था को या फिर से बोलो, कोई भी वस्तु अपने पूर्वावस्था में तब तक रहती है जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उसके पूर्व अवस्था पर लगकर परिवर्तित ना कर दे। अब इसे समझो, मैं तुम्हें अपनी भाषा में बताता हूँ बच्चों। दुनिया की कोई भी वस्तु अपने पूर्वावस्था में तब तक रहती है जब तक कि कोई बाहरी बल लगकर उसके पूर्व अवस्था को बदल ना दे। अर्थात यदि कोई वस्तु यहाँ स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, और कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है। लेकिन जब बाहरी बल उस पर जब लग जाता है ना, तब वो अपने पूर्वावस्था को बदल देती है। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे हमने एक दीवार खड़ा कर दिया, ये देखो एक वस्तु रख दिया, तो क्या जब तक हम इस पे बल नहीं लगाएंगे, कोई असंतुलित बल, बाहरी बल हम न लगाएंगे, तब तक वस्तु हटेगा यहाँ से जी? नहीं हटेगा। समझ में आ गया ना? तो न्यूटन ने यही नियम बताया, पहला नियम, कि कोई वस्तु अपने पूर्वावस्था में तब तक रहती है जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उसके पूर्वावस्था को बदल नहीं सकती। अगर कोई साइकिल जैसे हमारी जैसे गति कर रही है, एक बार चला देते हैं हम लोग ना बच्चे, तो साइकिल हमेशा चलते रहती, लेकिन उस साइकिल कुछ देर के बाद जाकर रुक जाती है। जानते हो क्यों? उस पर कई सारे बल लगते हैं। नीचे से पृथ्वी अपने चुंबकीय शक्ति के कारण उसको क्या करती है? खींचती है। आगे से हवा का जो प्रेशर होता है वो उसको रोकता है। घर्षण उसको जाने से विरोध करता है। कई प्रकार के बल उस पर लगते हैं बच्चे। इसीलिए जिस साइकिल को हम चला देते हैं, कुछ देर जाकर वो क्या करती है? रुक जाती है। अगर पृथ्वी उसको अपने तरफ नहीं रोकती, घर्षण शक्ति फ्रिक्शन अगर उसको अपने तरफ नहीं रोकता, हवा का प्रेशर उसको नहीं रोकता, धूल कण उसको नहीं रोकता, तो एक बार साइकिल चला देते तो क्या करता? चलते ही रह जाता है बच्चे। समझ में आ गया बच्चे? तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, न्यूटन के गति का पहला नियम हम बोलेंगे बच्चे कि कोई भी वस्तु
कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था में अपनी पूर्वावस्था में तब तक रहती है तब तक रहती है जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उसके पूर्व अवस्था पर लगकर उसके पूर्व अवस्था पर लगकर परिवर्तन न कर दे। परिवर्तन न कर दे। और तुम्हें पता है बच्चों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। बोलो बच्चों, क्या बता सकते हो? न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? गैलीलियो का जड़त्व नियम। क्या बोलेंगे? गैलीलियो का जड़त्व नियम। जड़त्व नियम को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस गति नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। इस गति नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। अब सुनो, न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है? बल की। अतः यह गति नियम शून्य त्वरण का एक उदाहरण है। पूछता है परीक्षा में, शून्य त्वरण का उदाहरण क्या है बच्चों? तो न्यूटन के गति का पहला नियम। क्या बोलेंगे? न्यूटन के गति का पहला नियम। अब हम इसे, जैसे हमने बताया कि न्यूटन के गति के नियम से किस नियम का पता चलता है? गैलीलियो का जड़त्व नियम। जड़त्व नियम किसने दिया बच्चा? गैलीलियो ने। तो जड़त्व को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बता सकते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसको समझ लो बच्चे, ठीक है ना? जो अभी हम लोग न्यूटन का नियम पढ़े ना, वही समझो कि जड़त्व का नियम, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। क्या कहता है जड़त्व नियम? कहता है कि यह प्रत्येक m द्रव्यमान वाली वस्तु का वह गुण है, प्रत्येक m द्रव्यमान वाली वस्तु का वह गुण होता है जिसमें वह अपनी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने पूर्व अवस्था की स्थिति को बनाए रखती है, उसे उसकी जड़ता कहते हैं। समझ में आ गया बच्चा? यस। जिस गुण के कारण, जिस क्वालिटी के कारण कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, और कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। जिस क्वालिटी, माने मूविंग में, गतिशील मतलब क्या समझेंगे? मूविंग। अगर कोई वस्तु मूविंग में है तो मूविंग में रहना चाहती है जिस क्वालिटी के कारण, उस क्वालिटी को ही हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे बच्चे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अर्थात कहता है किसी वस्तु का वह गुण, बोलो मेरे साथ, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने पूर्व अवस्था की स्थिति को अपने पूर्व अवस्था के स्थिति को बनाए रखती है, उसे उसकी जड़ता कहते हैं। उसे उसकी जड़ता कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु गति में है, तो गतिशील रहना चाहती है, तो वह गतिशील रहना चाहती है। और यदि कोई वस्तु स्थिर है, तो स्थिर रहना चाहती है। अब मैं तुम्हें बताऊं बच्चे, न्यूटन के गति के प्रथम नियम और जड़ता का नियम दोनों क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर लगकर उसकी स्थिति को परिवर्तित न करे। हाँ, या यदि कोई वस्तु अगर गतिशील है, मूविंग में है, तो तब तक मूविंग में रहती जब तक कि कोई बाह्य बल, जैसे नीचे की चुंबकीय शक्ति नहीं लगता, हवा इसमें नहीं लगता, धूल कण नहीं लगते, तो हमेशा क्या होती? गतिशील रहती। ये किसने बताया था? न्यूटन ने। गैलीलियो ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के द्वारा बताया कि कोई वह गुण जिसके कारण वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, और गतिशील है तो
गतिशील ही रहना चाहती है, उसे ही हम जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जड़त्व। अब उसी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए कहा गया है बच्चों कि जड़त्व अपने द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है जी? तो कहता है कि जड़त्व प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, समानुपाती को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। टू द्रव्यमान। माने अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान, देखो अगर कोई वस्तु बहुत बड़ा है तो वह उसकी जड़ता का गुण, वह अस्थिर बहुत अपने जगह पे ज़्यादा देर तक अस्थिर रहेगा। अरे समझ में ना? और यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो छोटा सा हवा का झोंका भी आएगा तो वह वस्तु अपने जगह से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, हिल जाएगा। हाँ, पेपर, जैसे पेपर का द्रव्यमान क्या होता है? मास क्या होता है जी? कम होता है। पेपर का मास कम होता है, इसीलिए पेपर का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़ता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर मान लो किलो हो गया, कोई दीवार हो गया, अगर इसका द्रव्यमान अगर बड़ा है तो समझो उसका जड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि द्रव्यमान अधिक हो जाएगा तो जड़ता अधिक, द्रव्यमान कम हो जाएगा तो जड़ता कम। तो मैं पूछूं 5 किलो का अगर मान लो कोई वाट हो, तौलने वाला कोई बटखरा हो बच्चा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा कि 1 किलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 5 किलो का। ठीक है ना बच्चे? तो इस तरीके से बच्चे अब यहाँ आते हैं, हम कहते हैं अर्थात यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान छोटा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान छोटा है तो जड़त्व का गुण कम लगेगा। जड़त्व का गुण कम लगेगा। और यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो तो उसमें जड़त्व का गुण अधिक होगा। समझ में आ गया बच्चा? अर्थात अगर भारी चीज को हटाना हो तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, हल्के चीज को हटाना हो तो कम बल लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चे ठीक से? तो अब हम ये समाप्त करने जा रहे हैं कि अब वही चीज मैं यहाँ समझा दिया हूँ बच्चे, खूब बढ़िया समझो। देखो कि वस्तु यदि छोटा है तो अपनी पूर्व स्थिति को जल्दी बदल लेगा, हवा से भी बदल देगा, पानी से भी बदल देगा, कोई धक्का मारेगा तभी हट जाएगा वो। आ रहा समझ में ना? परंतु वस्तु का द्रव्यमान बहुत बड़ा हो तो वह अपने पूर्व स्थिति को ज्यादा बल लगाने पर बदलेगा। किस नियम के अनुसार? जड़ता के नियम के अनुसार। कौन सा नियम? जड़ता। या न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, दोनों बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों? फिर बोलो, किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप होती है। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसमें जड़त्व का गुण अधिक होगा, और वस्तु का द्रव्यमान अगर कम होगा तो उसमें जड़त्व का गुण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात किसी भारी वस्तु को किसी जगह से हटाना हो तो फोर्स क्या कर लगाना पड़ेगा? ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना जी? और किसी छोटे वस्तु को हटाना हो जिसका द्रव्यमान कम हो तो उसमें हमें कम बल लगाना होगा बच्चा। तो इस प्रकार जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं बच्चे। कितने प्रकार के होते हैं जड़त्व? बोलो। 2। तो जड़त्व का पहला होता है विराम का जड़त्व। पहले जड़त्व को क्या बोलेंगे हम लोग? विराम का जड़त्व। इसमें वस्तु हमेशा विराम की अवस्था में रहना चाहती है। विराम का जड़त्व किसे कहेंगे? जो वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है तो उसे हम क्या कहेंगे? विराम का जड़त्व। आ रहा समझ में ना? जैसे देखो खूब बढ़िया समझो, यहीं पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिक्का कार्ड का प्रयोग। क्या? सिक्का कार्ड का प्रयोग। इसे समझो बच्चे, और ये तुम प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। सिक्का कार्ड का प्रयोग। तुम क्या करना कि एक ग्लास ले लेना, ये प्रैक्टिकल कर लोगे बच्चे घर पे। देख लिया ग्लास, ग्लास में हम क्या करेंगे? पानी डाल देंगे और इस पर ना एक पोस्ट कार्ड रख देंगे। क्या रखेंगे जी? पोस्ट कार्ड। क्या रखेंगे? पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड क्या होता है? एक मोटा पेपर होता है, ये छोटा सा रख लेना तुम लोग, और इसके ऊपर एक तो यहाँ पे सिक्का रख दो या बॉल रख दो। कोई रख दिया हमने। अब यहाँ पे अपनी उंगली से, ये हमारा उंगली है, स्टाइगर से इधर से अचानक से मारेंगे इसको, अचानक से
मारेंगे। जैसे मान लो, देखो मेरे तरफ समझो, ये ग्लास हो गया, ग्लास में हमने पानी भर दिया, पानी भर के ऊपर हमने क्या किया, पहले पेपर रख दिया, मोटा कार्ड रख दिया, और उसके ऊपर एक सिक्का रहेगा। जब कार्ड को हम अचानक से मारेंगे ना, तो कार्ड आगे भाग जाएगा और सिक्का उसी में गिर जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम मारेंगे वो कार्ड गति की अवस्था में हो जाएगी, लेकिन सिक्का स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा, और यही वजह है कि वह सिक्का क्या करेगा, पानी में गिर जाएगा। ये प्रयोग मैं करके तुम्हें दिखाऊंगा बच्चे अभी, ठीक है ना। उस जैसे कैरम बोर्ड के खेल में गोटियों का प्रयोग, कैरम बोर्ड खेलते हैं ना बच्चे हम लोग, ये देख लो, ये कैरम बोर्ड हो गया हमारा, ये चारों तरफ हो गया यहाँ पे। जैसे ही ये गोटी यहाँ स्थिर, यहाँ से हम मारते हैं, तो जिसमें हम गति देते हैं वह जाकर इसको मार देता है, जैसे ही मारता है ये गति की अवस्था में हो जाता है और दूसरे जगह चले जाता है, ठीक है ना बच्चे। उसी प्रकार समझ लो, गाड़ी की अचानक चलने से यात्री का पीछे की ओर मुड़ जाना या गति के विपरीत दिशा में झुक जाना। पूछता है परीक्षा में बच्चे, कभी तुम लोग गाड़ी पे बैठे हो, बाइक पे बैठे थे ना तुम लोग, अब बाइक में तुम लोग पीछे बैठ जाओगे, अगर मोटरसाइकिल अचानक से आगे बढ़ा दिया जाए तो तुम क्या करते हो, पीछे की तरफ गिर जाते हो, पीछे की तरफ झुकते हो ना जी। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसे समझो। जब हम किसी गाड़ी पे बैठते हैं, वो बढ़िया समझो, ये हो गई हमारी मोटरसाइकिल बच्चे, या साइकिल जो भी हो गया, देख रहे हो ना, और ये हो गया सीट, यहाँ पे तुम बैठे हो। जैसे ही गाड़ी अचानक आगे की तरफ बढ़ती है तो सीट के साथ क्या हमारा जो नीचे वाला पर्सन है ना, वो गाड़ी के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन ऊपर वाला पर्सन वहीं स्थिर रहना चाहता है। तो नीचे का पर्सन जब आगे बढ़ जाएगा, ऊपर का पर्सन स्थिर रहेगा, तो हम पीछे की ओर झुक जाएंगे। किस नियम से, न्यूटन के गति के पहले नियम से। कौन से नियम से, या इसे हम जड़ता के नियम से भी कहेंगे, ठीक है बच्चे। या अगर देख लो, कभी तुम लोग देख लेना, गाड़ी पे रहना, गाड़ी पे हम लोग जा रहे, अचानक ब्रेक लेने पर गाड़ी तो रुक जाती है, हमारा नीचे वाला हिस्सा भी गाड़ी के साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। तो मैं तुमसे पूछूंगा बच्चों कि मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पे जाने वाला व्यक्ति ब्रेक मारने पर अचानक आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो हम बोलेंगे न्यूटन के गति के पहले नियम से। जैसे ही गाड़ी में ब्रेक मारते हैं, हमारे शरीर का निचला हिस्सा तो अचानक गाड़ी के साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहता है। यही वजह है कि हम आगे की ओर झुक जाते हैं। बता दोगे ना बच्चे? यस। अब देखो यहाँ पे कहता, अति उच्च वेग से कांच पर प्रहार करने से कांच में छिद्र हो जाए। देख लो बच्चे, अगर कोई यहाँ पे एक कांच लगा हुआ हो, मिरर लगा हो, और यहाँ पे अगर गोली मार दिया जाए तो तुरंत वहाँ क्या होगा, छिद्र हो जाएगा, लेकिन वो शीशा फूटेगा नहीं, क्योंकि जहाँ पे गोली में काफ़ी ज़्यादा स्पीड रहता है, जब वो लगेगा तो जिस जगह पे रहेगा उसको तो गति में कर देगा, लेकिन बाकी सब क्या रहेगा, एक जगह स्थिर का स्थिर ही रहता है बच्चे। उसी प्रकार देख लो बच्चे, काफ़ी इम्पोर्टेंट, दरिया या कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल कण अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये दरिया हो गया, हमारा कंबल हो गया बच्चे, इसे समझो खूब बढ़िया, ठीक से समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मात्र अब ये ख़त्म हो रहा है, तो ये देख लो बच्चे, मानो ये कंबल है, ये हमने यहाँ पर एक कंबल यहाँ टांग दिया, जैसे ही हम डंडा से मारेंगे इस पर, देखो ये कंबल है बच्चे, ये देख लो ये टंगा हुआ है, अब हम डंडा से क्या करें, जैसे ही मारेंगे ये कंबल क्या हो जाएगा, गति की अवस्था में हो जाएगा, लेकिन वहाँ का धूल कण स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, इसीलिए वहाँ से ज़्यादा धूल निकलना शुरू हो जाता है। आगे समझ में बच्चे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो उसी प्रकार है इसमें, लास्ट समझो कि ताश की गड्डी में से किसी एक कार्ड को अचानक निकालने पर दूसरे कार्ड का उसके साथ नहीं आना। देख लो, ताश की गड्डी ले लेते हैं हम लोग, एक कार्ड को जैसे ही अचानक खींचेंगे तो जिसको हम खींचेंगे वो गति की अवस्था में आ जाएगा, और ऊपर का कार्ड जो है वह स्थिर रहना चाहेगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से यह सभी विराम के जड़ता को बताते हैं। किसको बताते हैं जी? विराम के जड़ता को, या इसी को हम बोलते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार ये सब होता है। आ रहा समझ में ना, कि जो वस्तु स्थिर रहता है वह स्थिर ही रहना चाहता है, और जो गतिशील रहता है वो गतिशील ही रहना चाहेगा, ठीक है बच्चे। तो गति का
जड़त्व माने इसमें अगला जो नियम है इसमें से बच्चे, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि गति का जड़त्व अर्थात इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। इसके पहले हम पढ़े थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, याद रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। इससे हम कहते हैं विराम का जो नियम हम जड़त्व पढ़े थे, इसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, माने अगर विराम की स्थिति क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है कोई, ठीक है ना। तो क्या इतना मैं अगर तुमसे पूछूं कल तो बता सकते हो बच्चे? एक बार, दो बार, तीन बार इसको पढ़ोगे, समझोगे। मैं पूछूंगा, चलो मेरे साथ बोलो। सिक्का कार्ड का प्रयोग जब हम करते हैं तो अचानक से उसमें सिक्के माने कार्ड को मारते हैं तो सिक्का वहीं नीचे गिर जाता है, कार्ड आगे बढ़ जाता है। किस नियम से? न्यूटन के गति के पहले नियम से, या इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से। क्या बोलेंगे इसको? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको हमने बोले ना विराम के जड़ता के कारण। क्या बोलेंगे? विराम जड़ता के कारण। इसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, या न्यूटन की गति के पहले नियम के कारण। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है ना बच्चे। फिर मैं तुमसे पूछूंगा, कैरम बोर्ड के खेल में गोटियों का प्रयोग करने से गोटियां जिससे टाइगर से मारते हो स्थिर हो जाता है, सामने वाली गोटी आगे बढ़ जाती है। किस नियम के कारण? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, या न्यूटन की गति के पहले नियम के कारण। दूसरा बोलो, गाड़ी के अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर मुड़ जाता है अर्थात गति के विपरीत दिशा में झुक जाता है। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, या न्यूटन की गति के पहले नियम के कारण। अति उच्च वेग से कांच पर प्रहार करने से कांच में छिद्र हो जाता है। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। दरिया या कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल कण अलग हो जाते हैं। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। और ताश की गड्डी में से किसी एक कार्ड को अचानक निकालने पर दूसरे कार्ड उसके साथ नहीं आता है। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। तो इतना समझ गए बच्चे? चलो तो अब अगला क्लास